हाँ All right, hi everyone, good morning. Hi Harsh, hi Jyot. Good morning Divya, good morning Chitraksh. All right, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोर्स मॉडल का होमवर्क दिया था, बट अगेन वो होमवर्क तो आप लोग अभी सैटरडे की क्लास तक कंप्लीट कर लेना। उसके पहले वाला जो होमवर्क है आप लोगों का, उसका डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ में कर लेता हूँ विद द couple of things that I wanted to talk about. So you remember मैंने एक आपको बोला था ग्राफ्स वाला पार्ट का मैं डिस्कशन करूंगा। हाँ, ये रहा। करेक्ट, ये ग्राफ वाला पार्ट का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। एंड मैं जो आपके डाउट्स थे वो भी डिस्कस कर लूंगा। व्हाट वाज द होमवर्क जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ था पहले, जिसमें से आपको डाउट्स डिस्कस करना है? डीबीपीज थे। So there were 15 MCQs. और वो जो एमसीक्यू वाला पार्ट जो था, राइट राइट राइट। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा ये पढ़ा लेता हूँ। जो ये ग्राफ्स वाला पार्ट था जो मैंने बोला था कि एक बार वो क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद मैं बुकलेट का, डीपीपी का एंड जो मैंने असाइनमेंट दिया हुआ था आपको, उसका भी डिस्कशन क्लोज कर लूँगा, है ना? ओके, सबसे पहले ये ग्राफ्स वाला पार्ट एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया था दैट कुछ बेसिक ग्राफ्स आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, या फिर ग्राफ्स से रिलेशनशिप डिसाइफर करना आना चाहिए, एटलीस्ट फॉर सम सिंपल केसेस। तो यहाँ पर 3 सिंपल केसेस हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। देयर इज लीनियर ग्राफ, देयर इज पैराबोला ग्राफ एंड देयर इज हाइपरबोला ग्राफ। नाउ what kind of relationship between y and x leads to these graphs? एक एक करके हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ रहता है लीनियर ग्राफ, वो कब ऑब्जर्व होता है? when the two variables y and x are directly proportional to each other, right? Can you give me some examples where you have seen such direct proportionality between two properties? Ohm's law. जैसे हाँ, मतलब आपने मुझे एक एग्जांपल दिया, से ओम्स लॉ। constant velocity in displacement time graph, है ना? ओम्स लॉ में क्या था? से v is directly proportional to, या I is directly proportional to v,
जैसा भी आप बोलना चाहो, गिवन आर इज कांस्टेंट, है ना। या फिर और कोई एग्जांपल, जैसे मोमेंटम और वेलोसिटी का कर लेंगे हम लोग, राइट। मोमेंटम जो हम लोग ऐसे p से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, राइट। गिवन m is constant, right? So you have come across such relationships. तो इसमें अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर रिलेशनशिप इस तरीके का है, y इज इक्वल टू kx, तो ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास होगा, है ना। graph passes through origin. Why does the graph pass through origin? Because you can see for x equal to 0, y will be 0 ना। ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, अगर रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से है, y is equal to kx plus c, then the graph does not pass through origin, it has some intercept which is equal to this c value, okay, does not pass through origin, right? जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा y भी बढ़ता जाएगा, and कैसा दिखेगा? It will look like a linear variation, right? सर हाँ, जब y इज इक्वल टू के एक्स वाला ग्राफ आता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ओरिजिन से जाता है, करेक्ट? हाँ, तो सर y इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी वाला ग्राफ कब आता है? डिपेंड करेगा कि किस तरीके का रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, you remember energy of photon, right? या फिर I can say ke max is equal to h nu minus phi. So ये आपका y एक्सिस पर था, ये आपका x एक्सिस पर था, और इसमें एक ये इंटरसेप्ट भी था ना। हाँ सर। ये जो h वैल्यू है ये k के बराबर होगी, और ये जो माइनस फाइव वैल्यू है ये c के बराबर होगी, ठीक है। Yes. So So, हाँ, sir, we can even take energy of photon as an example, right? वो ये वाला रह जाएगा, दिस विल बी दैट एनर्जी ऑफ फोटोन वाला एग्जांपल। एनर्जी But वो energy of photon is phi plus kinetic energy, right? हाँ हाँ हाँ, मतलब से इफ यू वांटेड टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी के मैक्स वर्सेस एनर्जी ऑफ फोटोन, राइट, तो वो भी चलेगा बिल्कुल। ठीक है, ऑल राइट। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन वाला वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी आपको समझ में आएगा, दैट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ओनली, राइट। मोमेंटम स्पीड का अगर ड्रॉ करना होगा, अगेन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप ओनली, ठीक है। ये वाला ग्राफ आप मुझे बताओगे, व्हाट विल बी द ग्राफ बिटवीन v एंड z फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स मॉडल?
ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इन बोर्स मॉडल कैसा रहेगा ये रिलेशनशिप, और इसका ग्राफ कैसा रहेगा? सो आपको v और z का रिलेशनशिप याद आएगा, दैट v वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n, और n तो कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z हो गया। तो ये कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। Sir, can constant be a reciprocal or it can only be a single term, like only in numerator? कांस्टेंट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का रेसिप्रोकल भी कांस्टेंट ही होगा ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? Yes, sir. ओके, इतना पार्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अब और नोटिस करना, लेट्स लुक एट the relationship between y and x which gives parabolic graph. So when y is directly proportional to x square and you draw a graph between y and x, so you get such curved shape graphs which are called as parabola. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जो y is directly proportional to x square है उसको मैं मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूँ, y is equal to kx square where k is some constant. यहाँ पर मैंने चलो k का वैल्यू 1 ले लिया, तो कैन यू सी हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू बी? फॉर x की वैल्यू 1 y विल बी 1, फॉर x की वैल्यू 0 y विल बी 0, फॉर x की वैल्यू 2 you will find that the value will be equal to 4, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है ये? Yes. ठीक है, आप जब प्लॉट करोगे तो यू विल गेट दैट अंडरस्टैंडिंग। ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, ये ऐसा कर्व रहता है, बढ़ता जाता है। आप x बढ़ाते जाओगे y भी बढ़ता जाएगा, बट y बहुत रैपिडली बढ़ेगा, तो ये ऐसा कर्व आ जाता है जिसको हम बोलते हैं पैराबोला, right? So can you say draw a graph between kinetic energy and speed of an object? कैसा रहेगा ये? What is the relationship between kinetic energy and speed? So kinetic energy is directly proportional to v square. Right, so you know kinetic energy is equal to half mv square, half m ये सब constant है, so you can say that kinetic energy is directly proportional to v square, right? So if you are plotting a graph on which kinetic energy is on the y-axis and v is on the x-axis, so y is proportional to x square का graph रहेगा, which will be this kind of a curve that will be called as a parabolic graph. अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, ठीक है? The twist would be, what would be the graph between ke and v square? Can you comment on that? Linear graph. हाँ, It would be a straight line. correct. राइट, किस तरीके से रहा यहाँ पर?
as you can understand, जो रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी एंड वी स्क्वायर के बीच में, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है ना. मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर वी स्क्वायर ही पुट कर रहा हूँ. ठीक है, आपको चाहिए तो यू स्टार्ट कॉलिंग वी स्क्वायर एज से समथिंग से पी. ठीक है, या क्यू, आई डोंट माइंड, कुछ भी इसको वेरिएबल बोल दो. तो कैन यू सी दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. और मुझे अगर के वर्सेस क्यू का ग्राफ ड्रॉ करना होता तो इट वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन ओनली. ये ट्विस्ट समझ में आया? No, sir, I didn't get it. मैंने यहाँ पर आपको बोला है दैट ड्रॉ मी अ ग्राफ between kinetic energy and v square, right? Now what is it that you know as a relationship between kinetic energy and v square? So they vary directly. Right, kinetic energy is equal to half mv square, यानी कि y is equal to half mx. Right, this is what I am plotting on the x axis ना. Sir, mx square ना? नहीं ना, ये जो v स्क्वायर है उसी को मैं x एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ ना. Okay. समझ में आया? पिछले केस में I was plotting ke versus v. That was the graph that I was exploring. इस बार I am asking you to plot a graph between ke and v square. क्या आप समझ पा रहे हो क्या रिलेशनशिप है के और वी स्क्वायर के बीच में? ये जो के है ये मेरा वाई एक्सिस है और वी स्क्वायर जो है वो मेरा एक्स एक्सिस है. तो कैन यू सी द रिलेशनशिप? कैन यू सी दैट y is directly proportional to x? Because ये 1/2m कांस्टेंट है. तो अगर मुझे y वर्सेस x ग्राफ बनाना है तो वो कैसा रहेगा? लीनियर ग्राफ रहेगा. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट है जो कि मैं आपसे बोलूंगा ध्यान में रखने के लिए, समझने के लिए. मैं थोड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, लेट्स से यू ट्राई अ ग्राफ between r versus n for an electron in hydrogen atom. r stands for the radius, n stands for the orbit number. Parabola. Parabolic, sir. Right, so you remember the relationship जो हमने बोर्ड्स मॉडल से निकाला था. r was equal to 0.529 n square by z. z तो कांस्टेंट है, मतलब हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है तो z का वैल्यू 1 है. So you can see that r is proportional to n square, right? And मैं जो ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल रहा हूँ उसमें this is my y axis and n. ठीक है, ये मेरा x axis है. So what is the relationship that you are getting? ठीक है, y is equal to r and x implies what? N. So can you see the relationship? Y is proportional to n square. Square, right? Parabola. है ना? So यहाँ पर you can see that y is coming proportional to n square and hence the graph is a sorry, y is proportional to x square and hence the graph is parabola. ठीक है? Is this clear?
फिर यही आप अगर एन स्क्वायर को x ले लेते तो स्ट्रेट लाइन आ जाता ना। हाँ, सो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ एज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, that if I would have asked you to plot a graph between r and n square, what would have been your answer? Linear. Linear. Straight line. Linear. Correct. So यहाँ पर you can see that y is directly proportional to x. Right? जो x है वही n square ही है. This is what I am doing over here. So this would be a straight line only. ठीक है, ये इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, हाँ, नहीं देखो, जितना मैं दिखा रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना फॉलो करो। आई एम श्योर आपके दिमाग में बहुत सारे व्हाट इफ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। यू माइट बी थिंकिंग अगर मैं एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस, वाई की जगह एक्स एक्सिस कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, राइट, ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुनते जाओ, समझते जाओ, क्योंकि ये टॉपिक कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ्स में रोटेशन, एक्सिस इंटरचेंज, रिफ्लेक्शन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आप बाद में सीखोगे। अभी मैं वो सब डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द ग्राफ between kinetic energy of electron versus 1 by n square in hydrogen atom? How would that graph look like? Straight line. Linear graph. राइट, सो आप सबसे पहले फिगर आउट करोगे कि रिलेशनशिप कैसा है इनके बीच में, है ना। So you remember that kinetic energy was minus total energy and it was 13.6 z square by n square. Right? ये रिलेशनशिप याद आ गया। नाउ अब आप यहाँ पे नोटिस करो जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट काइनेटिक एनर्जी y है एंड 1 by n square जो है x है। तो कैन यू सी द रिलेशनशिप दैट वी आर सीइंग, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है। तो if I plot the graph, it should be a linear graph only. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. So can we also take it like kinetic energy is directly proportional to v square and v square is directly proportional to z by n. So kinetic energy will be directly proportional to z square by n square. बिल्कुल, definitely you can go ahead and say that. Thank you. All right. Let's say if I would have asked you to draw a graph between ke versus 1 by n, तो कैसा ग्राफ होता आपका? Parabola. राइट, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो रिलेशनशिप एंड देन बता पा रहे हो। सो इस केस में कैसा हो जाता? This would have been y and this would have been x, and can you see that y will be proportional to x square?
तो फिर ये ग्राफ कैसा रहेगा? पैराबोलिक है कि नहीं? समझ में आया? Or what if we had to plot Ke versus N or N square? कराता हूं. उसके लिए we need to study something called as hyperbola. तो ये कब होता है? यहाँ पे नोटिस करना, when y is inversely proportional to x. When this is the kind of relationship that exists between y and x, that y is inversely proportional to x, right? x बढ़ेगा, y घटेगा. Then a graph between y and x is called as a hyperbola. कैसा दिखता है वो ग्राफ? You can see over here by making a simple plot. से मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू k टाइम्स 1/x एंड से k का वैल्यू 1 है, ठीक है, y इज 1/x ओनली. नाउ इफ यू डू द प्लॉट्स, ठीक है, अगर आप x का वैल्यू हाफ लोगे तो y का वैल्यू 2 रहेगा. अगर आप x का वैल्यू 1 लोगे तो y का वैल्यू 1 रहेगा. इफ x का वैल्यू 2 लोगे तो y का वैल्यू हाफ रहेगा. एंड व्हेन यू कनेक्ट दीज डॉट्स, ठीक है, यू गेट अ कर्व ऑफ दिस नेचर. ठीक है, x का वैल्यू छोटा करते जाओगे y का वैल्यू बढ़ता जाएगा, x का वैल्यू बढ़ाते जाओगे y का वैल्यू कम होता जाएगा. दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ इज कॉल्ड एज अ हाइपरबोला. ठीक है, समझ में आया? So let's say if I ask you to draw a graph between frequency and wavelength of an electromagnetic radiation, of an electromagnetic radiation spectrum, तो फिर कैसा रहेगा? Hyperbola. Hyperbola. Right, so you can determine the relationship that frequency into wavelength was constant speed of light. So you can say that frequency is inversely proportional to wavelength. Right, so frequency versus wavelength would be a graph of this nature. ठीक है, had I asked you to also read this y is inversely proportional to x, this can be read as y is directly proportional to 1/x, है कि नहीं? Yes. Yes. तो अगर let's say if I was to plot a graph between y and 1/x, ठीक है, y versus x होता तो हाइपरबोलिक होता, बट y versus 1/x है तो ये लीनियर रहेगा ना, because y is inversely proportional to x but y is directly proportional to 1/x. ऐसा दिखेगा? Yes, sir. हाँ, so for example यहाँ पे नोटिस करना, let's say from Bohr's model I asked you to draw a graph between r and z. r versus z का ग्राफ ड्रॉ करना है for an electron in a given orbit in a single electron system. Hyperbola. Hyperbola. So you remember the relationship, r is proportional to n square by z, right? And बोला जा रहा है कि given orbit है, given orbit मतलब n का वैल्यू कांस्टेंट है, तो you can say that r is inversely proportional to z, right? So if I was to draw a graph between r and z, it will be a hyperbola. If I would have asked you to draw a graph between r and 1/z, it would have been a straight line. समझ में आया? How these graphs are? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Wonderful.
So let's say if I ask you a question, एक minute. Select the incorrect graph. ठीक है, बुकलेट का ही क्वेश्चन है. What will be your answer? D. चैट पे डाल दो, चैट पे लिख दो. So आपको रिलेशनशिप याद है that V is proportional to Z upon N, right? So इसको मैं कैसे रीड करूंगा? V is proportional to 1 by N, right? Or you can say V is directly proportional to Z अगर N constant है. If N is constant, if यहाँ पर मैं लिखूंगा Z is constant, right? So based on this, ये दोनों ग्राफ्स करेक्ट हैं. V and N are inversely proportional to each other, and V and 1 by N are directly proportional to each other, right? ये वाला ग्राफ भी सही है. V is proportional to Z, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा ग्राफ रहेगा, राइट? तो ये लास्ट वाला ही गड़बड़ है. ये लास्ट वाला एक्चुअली कब रहेगा? इफ V was directly proportional to N with negative slope, तब ये वाला ग्राफ रहता. ठीक है, बट ऐसा तो कुछ है नहीं V और N के बीच का रिलेशनशिप. V और N का रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन रहता बट नेगेटिव स्लोप रहता, तो ऐसा ग्राफ रहता. बट ऐसा तो रिलेशनशिप है ही नहीं ना. ठीक है, ये समझ में आया? Yes. चलो, ध्रुव एक क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे. चलो मैं ध्रुव का क्वेश्चन ही सबके लिए लिख देता हूँ. कोई बताएगा हाउ डू वी प्लॉट V वर्सेस Z स्क्वायर एंड R वर्सेस Z स्क्वायर? V was Z. V और Z स्क्वायर तो थोड़ा वियर्ड हो जाएगा. V वर्सेस Z स्क्वायर मत करो. V versus Z square would be a problem. नहीं, ये पहला वाला it will not fall in the category of the 3 graphs that I have shown you. तो इसको आप skip कर दो. In fact, let's say if I would have asked you to plot V versus root Z, so it would fall under the 3 graphs that I have shown you. ठीक है, मैं रैंडमली कुछ भी नहीं ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि आई डोंट वांट टू ड्रॉ अदर ग्राफ्स. आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन दीज 3 ग्राफ्स. सो लेट्स से if in fact let me do this thing. Let me ask you this question. Frequency versus or frequency versus Z or
रूट न्यू वर्सेस z। ये दो ग्राफ्स मुझे प्लॉट करके बताओ। ठीक है, थर्ड वाला चलो ये बात, ठीक है, ये प्लॉट करके दिखाओ। वेयर, यहां पर नोटिस करना, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन emitted from de-excitation of electron say n equal to 2 to n equal to 1 in single electron system of atomic mass or atomic number z। ठीक है, So, बोलो। so I didn't understand why we can't plot v by z square, because v is directly proportional to z by n. So v would be directly proportional to z square. So basically y is equal to kx square. So why can't we plot it? It would be a parabola, right? नहीं 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 नहीं, v is proportional to z, है ना, Yes. राइट। अब आपको बोला जा रहा है दैट y is v and x is z square, राइट। Oh, okay. Now I understand. तो फिर y is proportional to root x आ गया। Sir, I don't understand this last thing. नहीं नहीं, मतलब मैं जस्ट इसको रिप्लेस कर रहा हूँ ना, आई एम रिप्लेसिंग v विद y and I am replacing z with root x। So why will it become root x? Because we have to plot it by z. हाँ हाँ, मुझे ये ड्रॉ करना है ना, v वर्सेस, जो मुझे प्लॉट करना है v वर्सेस z स्क्वायर प्लॉट करना है, राइट। जो कि ये इसने ध्रुव ने बोला कि सर v वर्सेस z स्क्वायर Yes, प्लॉट sir. करो, राइट। यानी कि v इज y and z square is x। Yes, sir. So can I now, in order to find the relationship between y and x, I substitute these over here, so I get y is proportional to root x। Yes, got it. ठीक है, अब ये वाला ग्राफ मैंने आपको सिखाया नहीं है। ये वाला ग्राफ जो रहता है ना, ये कुछ इस तरीके से रहता है। This is also called as a parabola only, but this isn't the one that I have taught you right now। ठीक है, ये इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, ये मैं नहीं करा रहा अभी। So is this graph something like the saturation current one? हाँ, आप कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू 0 पर y 0 रहेगा, x की वैल्यू 1 पर y 1 रहेगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू 4 पर y 2 रहेगा। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। Okay. तो Yeah, x got it. ज्यादा फास्ट इंक्रीज करता है, y कम इंक्रीज करता है, लाइक। बट ये वाला ग्राफ मैंने नहीं प्रैक्टिस कराया ना, तो मैं इस वाले ग्राफ पे नहीं जाना चाहता। Yes, sir. Understood. Thank you. ठीक है, सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन 3 ग्राफ्स, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला। Yes, sir. I just thought that z will be x, so then y would be directly proportional to x square. हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अभी ये वाले जो हैं, ये मैंने एग्जांपल आपके सामने रखे हैं, एंड दीज विल बी समथिंग जो कि आई हैव टॉट यू, द 3 ग्राफ्स, लीनियर, पैराबोला, हाइपरबोला, उन 3 में से कुछ कुछ आएगा ये। हाँ दुर्गेश, आपका करेक्ट है।
मुर्तजा पैराबोला और हाइपरबोला में डिफरेंस वही है ना, दैट पैराबोला में एज यू कैन सी x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, बट हाइपरबोला में x बढ़ता है तो y घटता है ना. Yes, sir. Okay. So before drawing these graphs, do you know the relationship between nu and z based on Yes, sir. बोर्ड्स मॉडल जो अपन ने सीखा था, पढ़ा था? H nu is equal to minus 13.6 into z square upon m square. है ना, एकदम सही. सो यहाँ पर ये h न्यू will be equal to 13.6 into z square 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square, है ना, ऐसा रहेगा ये. तो ये बाकी सब तो कांस्टेंट है, h 13.6 1 2 ये सब कांस्टेंट है. तो कैन यू सी that nu is proportional to z square? This is the relationship, right? So if I ask you to plot this graph of nu versus z, तो कैसा रहेगा? Parabola. It will be a parabola, है ना. जो y है that is coming proportional to x square, right? And if I ask you to draw a graph between root nu versus z, तो ये कैसा रहेगा? Straight. Linear. So can you see y will be proportional to x over here, directly proportional to x. तो ये ग्राफ लीनियर रहेगा, दिख रहा है ना. अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं यहाँ पर, तो ये ऐसा दिख रहा है ना, है कि नहीं? तो ये मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लिया आपके सामने, बट जस्ट वांटेड यू टू बी प्रैक्टिस विद दीज ग्राफ्स. ठीक है. अच्छा, अब एक बहुत ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, which is a very very important lesson for each and every one of you. ठीक है. नाउ मैंने आपके साथ में एक टॉपिक डिस्कस करा है अभी, which is related to graphs, and स्पेशली 3 ग्राफ डिस्कस करें, लीनियर, पैराबोला एंड हाइपरबोला. Now, when I teach a topic something like this, I know for a fact that in this class, where say 85 participants are there, ठीक है, मुझे इंक्लूड करके 85 है, 84 students are sitting here, I can guaranteed say that only some 10-20 students would have been able to give me the correct answer, would have been able to grasp this concept right now, right here in the class. And when I'm going to ask them more questions, they are the only ones who are going to be able to answer that question right now. But does that mean कि बाकी लोगों को समझ में ही नहीं आएगा? बाकी लोग क्या कभी भी मुझे आंसर नहीं बता पाएंगे कि समथिंग वर्सेस समथिंग का ग्राफ कैसा रहेगा? बाकी लोग भी मुझे बता पाएंगे समथिंग वर्सेस समथिंग का ग्राफ कैसा रहेगा, but they will require their own time. Maybe they don't have that fast catching power right now कि अभी के अभी क्लास में बताया और समझ में आ गया. Maybe they require a peaceful
revision, reiteration of what was done so that they can understand things properly. And trust me, मतलब मैं अगर अपने आप का एग्जाम्पल पुट करूँ ना, तो आई यूज टू बी अ किड जिसको क्लास में हार्डली फर्स्ट टाइम में चीजें समझ में आती थी. एंड स्पेशली जो स्टार्टिंग का पार्ट था, ठीक है, स्टार्टिंग फ्यू चैप्टर्स जो थे फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, मेरे साथ में भी ये प्रॉब्लम होता था दैट सर, एंड मेरे साथ में हुआ ये था, मैंने आई थिंक आप लोगों को शायद बताया होगा या नहीं बताया होगा, मतलब जब मैंने भी आपकी तरह 11th क्लास में कोचिंग क्लास में घुसा था, तो उस टाइम पे बंसल क्लासेस में एक्चुअली एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था. ठीक है, कोटा में बंसल क्लासेस यूज्ड टू बी अ बिग नेम फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेई. एंड इतना मतलब बड़ा नाम होता था कि बंसल यूज्ड टू टेक एन एंट्रेंस टेस्ट, एंड अगर आप उस एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई करते थे तो आपको बंसल क्लास में एडमिशन मिलता था, अदरवाइज आपको एडमिशन के लिए मना कर देते थे. ठीक है, मतलब वो उस टाइम पे उतना स्टेचर था, उतना स्टेटस था बंसल क्लासेस का, दैट दे यूज्ड टू टेल किड्स कि नहीं नहीं आप हमारे यहाँ पढ़ नहीं पाओगे. अभी ऐसा कहीं होता नहीं है, लाइक देयर आर हार्डली एनी सच कोचिंग क्लास जहाँ पे आपको मना कर दें. आपको एडमिशन लेना होगा तो आपको ऐसे दोनों हाथ से माला पहना के एडमिशन लेंगे. बट उस टाइम पे इट यूज्ड टू बी द केस दैट बंसल क्लासेस में they used to tell no, that if you are not qualifying our entrance examination, you please go elsewhere. अब fortunately unfortunately वो जो एंट्रेंस एग्जाम था वो मैंने क्रैक कर दिया, मतलब इतना अच्छे से क्रैक कर दिया कि मेरा टॉप बैच में नंबर आ गया. अब वो लक मानो या क्या मानो, मतलब आ गया मेरा नंबर. अब टॉप बैच को पढ़ाते थे टॉप टीचर्स, तो उसमें जो फिजिक्स के एक टीचर थे, अभी भी हैं, उनको हम लोग निंजा सर बोलते थे. उनका ऐसे नितिन जैन नाम था, तो उनका नाम ऐसे जो पॉपुलर था निंजा सर था. वो फिजिक्स पढ़ाते थे इस तरीके से कि मतलब बच्चों को ऑलरेडी आता है, मतलब मैं तो क्लास में रिवीजन करा रहा हूँ. एंड ऐसा होता था कि उनकी क्लास में आई यूज्ड टू स्ट्रगल बिकॉज इन दैट क्लास ही यूज्ड टू टीच एक लेवल ऊपर से, बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे, एक लेवल ऊपर से पढ़ाएंगे कि बेसिक तो ये तो आता ही होगा इतना तो बच्चों को. Now I used to struggle a lot during that time, and then I realized that I need to be honest with myself. ऐसा नहीं है that I am going to be able to grasp everything that is taught in the class then and there itself. Maybe in some cases, in some topics, I require a second round, a third round, something which I will be spending my time and effort into, trying to understand कि अच्छा क्या पढ़ाया था. I will resolve the questions, rework on them, structure my doubts, ठीक है, and then next time whenever I get the opportunity, ask those doubts and then make sure कि हाँ मेरा काम हो गया. तो अभी कैसा है कि यहाँ पर जो ये पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे अपन 84 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आई कैन गारंटी से कि अभी जो मैंने आपको ग्राफ्स वाला पार्ट बताया उसमें से 10-15 ऐसे बच्चे होंगे जिनको मतलब दे वुड बी गिविंग ईच एंड एवरी आंसर, जो कि मैं ऐसे पूछा था ना कि इसका वर्सेस इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका वर्सेस उसका ग्राफ कैसा होगा. बाकी बच्चों में हो सकता है आपको टाइम लगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आप आंसर नहीं कर पाओगे. आज मैं यही सारे क्वेश्चंस किसी भी 12th क्लास के बच्चे को, ठीक है, किसी भी 12th क्लास के बच्चे को जो कि पेस में पढ़ रहा होगा, आप उससे उठा के पूछ लेना, वो सारे के सारे आंसर्स आपको बता देगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम लगा होगा so as to get a grip on this, but they would have put in an effort to try and understand. अगर आप ऐसे किसी बच्चे से पूछोगे जिसको पहली बार में समझ नहीं आया, फिर उसने एफर्ट भी नहीं डाला इसको समझने का, तो फिर तो उसका कुछ नहीं कर सकते. जब बच्चे ने एफर्ट ही नहीं डाला कि समझना कैसे है, तो फिर वो समझ में कैसे आएगा.
So you need to realize that it sometimes requires a second iteration for you to be able to grasp a concept, and you have to be honest about it, put that effort in, take help of teachers, and make sure that is a doubt that is taken care of. That is not something which becomes a backlog, जो कि आपको फिर बस जब एग्जाम होने वाले होते हैं तब याद आता है, फिर जब एग्जाम हो जाता है रात गई बात गई आगे बढ़ो, वैसा मत करना, ठीक है? ब्रिंग इन दैट चेंज इन योर एटीट्यूड. सो अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में बेसिक ग्राफ्स डिस्कस करे हैं, 3 ग्राफ्स, लीनियर, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है? एंड आई हैव आस्क्ड यू क्वेश्चंस, एंड आई हैव आस्क्ड यू टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ समथिंग वर्सेस समथिंग. वो समथिंग वर्सेस समथिंग का आप रिलेशनशिप निकालते हो based on your knowledge of various concepts, and then you see what kind of graph it will make based upon the relationships that we have seen for these graphs. ठीक है, इतना आप कर पाए आज के लिए? ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे कराए हैं दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है? मेक श्योर दैट यू गो इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर एंड रीड्रॉ ऑल दीज ग्राफ्स दैट आई हैव ड्रॉन फॉर यू, ठीक है? रीसॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस एंड कम अप विद अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा इस तरीके से आई विल हैव टू प्रोसीड. इज दिस क्लियर? सर यस सर. हाँ, एक्सक्यूज मी सर. हाँ, वो आखिरी के क्वेश्चन में आपने ना जो स्टेटमेंट लिखा था जिसके अंदर आपने बोला था क्या इलेक्ट्रॉन सेकंड में से फर्स्ट में जंप कर रहा है, अगर हम उसको कंसीडर में नहीं ले तो भी आंसर आ जाएगा ना डायरेक्टली? नहीं, मुझे यहाँ पर ना इस चीज को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा. अगर वो कांस्टेंट नहीं आए तो हमको यूज करना पड़ेगा. तो फिर हाँ, तो फिर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाऊंगा ना. फॉर समथिंग टू बी प्रोपोर्शनल टू समथिंग द अदर थिंग शुड बी कांस्टेंट. यस सर. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, चलो अब फटाफट बुकलेट के डाउट्स डिस्कस कर लेते आफ्टर दीज ग्राफ्स. सो लेट मी फर्स्ट पिक अप द बुकलेट. ठीक है, बुकलेट में सबसे पहले FBS सेक्शन में मैंने आपको क्या क्या क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए हुए हैं. एक तो 30 से 34 वाले थे, राइट? और उसके अलावा इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे डिस्कस. अरे 20 on the chat. हाँ, चलो ठीक है. तो 30 से 34 इसमें कौन से क्वेश्चन में डाउट है बता दो. FBS में 30 से 34 के बीच में. सर 30 and 31. थोड़ा सा लाउडली बोलो, आपकी आवाज कम आ रही है. सर 30 and 31. 30 and 31 है ना? ओके, 32 में भी है, ठीक है. सर 34 also. 34 में भी है, ठीक. ऑलराइट, एक एक करके देखते हैं, फटाफट देखते हैं. ओके, सो 30 वाला तो देखो इजी है. 30 वाला इज डेफिनेटली इजी. यहां पर आप इसको रीड करोगे, अ फोटोन with a minimum energy this much is necessary to eject the electron. So how do you read this? What is this? Out of the 3 things that we have studied in photoelectric effect, what are the 3 things in the photoelectric effect equation? Energy of photon is equal to work function plus Ke max. What is this corresponding to? Threshold energy. राइट? कैसे समझ में आया? आप उसका डेफिनेशन देखो ना यहाँ पर.
थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन क्या था? थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन का, इट इज द एनर्जी that is the minimum energy required to eject the electron. So you get, by comprehending the question, that phi is equal to 3.97 into 10 to the power minus 19 joule, and this is the energy of photon, threshold photon, h nu naught. अब आप न्यू नॉट का वैल्यू निकाल दोगे, है कि नहीं? Is this clear? Based on this, can you get the value of lambda naught? वो c by न्यू नॉट करके निकाल दोगे, तो b पार्ट का आंसर कैसा रहेगा? यू कंपेयर lambda to lambda naught. If lambda is greater than lambda naught, implies no photoelectric effect. है ना? And if lambda is less than equal to lambda naught, then photoelectric effect happens. आप कंपेयर कर सकते हो. So haven't you written it opposite? Why didn't I do what? So haven't you written it opposite? Because if lambda will be greater than lambda naught, photoelectric effect does occur, right? Energy is inversely proportional to lambda, na? So sir, is that for mu that? तो अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी ना फोटोन की. Yes sir. तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा. जो फ्रीक्वेंसी था उसके साथ ये था कि फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. इफ इट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. याद आया? बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है. All right. Then 30th question. Sorry, 31st question. 31st question में कैसे करोगे? 31st question में आपको क्या बोला जा रहा है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ्स आपको निकालनी है और वर्क फंक्शन दिए हैं. तो डू यू रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन? hc by lambda naught is equal to phi, or 12400 upon lambda in angstrom is phi in ev का यूनिट्स. तो आप इनसे निकाल लोगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ्स. इसमें कहाँ अटक गए? आना चाहिए. ठीक है. थर्टी सेकेंड क्वेश्चन में कैसे करोगे? Energy required to stop ejection of electrons. What would this mean? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास में 0.24 eV एनर्जी होगी. What energy is going to be? K max, है ना? Yes sir. So अब आप वर्क फंक्शन जो अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन थी उससे फिगर आउट कर सकते हो. 12400 अपॉन
2537 ये एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा। वर्क फंक्शन आपको निकालना है और के मैक्स 0.24 eV दिया हुआ है, तो इससे वर्क फंक्शन इन eV आ जाएगा। क्लियर? Yes, I got it. Thank you. अच्छा, 33rd में कैसा था? 33rd में वापस से लैंग्वेज डिसाइफर करना है, ठीक है। लैंग्वेज इज समथिंग व्हिच इज द बैरियर आई थिंक फॉर मेनी स्टूडेंट्स ओवर हियर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल पूछा है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल? न्यू नॉट। एंड व्हाट इज दिस बाइंडिंग एनर्जी? Ionization potential. है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो, है ना। दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन ना। याद आया? यस सर। अब आपको ये जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 180.69 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, है ना। यानी कि 180.69 इंटू 10⁻³ फॉर 1 मोल मतलब कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, है कि नहीं? तो 1 एटम के लिए कितना रहेगा? ये एवोगैड्रो नंबर पता है ना आप लोगों को? यस सर। तो एक एटम के लिए इतना जूल लगेगा। तो ये किस फोटोन की एनर्जी के करस्पॉन्डिंग रहेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो न्यू का वैल्यू आ जाएगा, ऐसा यूनिट में आएगा क्योंकि आप ऐसा यूनिट में वर्क कर रहे हो। You put the value of H, you put the value of Na, solve and get the answer. The solving is not pretty, but I hope you understand the concept. So can you explain the Avogadro number part, because for us it was cancelled. It's just simply that 1 mole is equal to 6.02 into 10⁻23। ठीक है, जैसे 1 डजन होता है, 1 डजन मतलब क्या होता है? 12। Yes, sir. ठीक है, वैसे ही 1 मोल इज ऑल्सो अ काउंटिंग यूनिट। ठीक है, इट्स अ पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे 1 पेयर वुड मीन हाउ मेनी थिंग्स? 2 थिंग्स, करेक्ट? 1 डजन विल मीन 12 थिंग्स। वैसे ही 1 मोल मीन्स दिस मेनी नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो अगर मुझे एक एटम के लिए निकालना है तो आई विल डिवाइड दिस वैल्यू बाय दिस। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 एटम। Yes, understood it. Thank you. ठीक है, नाउ 34th क्वेश्चन नोटिस करना। 34 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, इतना इजीली नहीं समझ में आता। लेट मी एक्चुअली ब्रेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट फॉर यू। लेट मी hide this much part. Now can you get me the answer if I hide that much? You will be like, energy of photon will be 12400 upon 6600 eV, and जो नहीं सॉरी, ये एनर्जी ऑफ फोटॉन, एक मिनट,
ये 4000 एंगस्ट्रॉम हो गया। एंड वर्क फंक्शन जो होगा, ठीक है, द क्रिटिकल वेवलेंथ मतलब क्या हो जाएगा? क्रिटिकल वेवलेंथ विल बी लैम्डा नॉट। The work function is 12400 upon lambda naught in angstrom. So 12400 upon 6600 eV. Right? So you will be saying that Ke max का वैल्यू आ जाएगा मेरा, कितना आ जाता है? ये आप जब सॉल्व करते हो तो 1.2 eV आ जाता है कि नहीं? EP माइनस 5 ये आ जाएगा आपका 1.2 eV, करेक्ट? सो यहां पर आप स्टेटमेंट नोटिस करना, दस electrons are ejected from metal and their kinetic energy is in the range 0 to Ke max. This is the minimum, like almost no kinetic energy, and this is the maximum. तो ये आपको समझ में आया इतना पार्ट? यस सर। है ना? अब let me remove the blue thing and then help you read the question again. अब वापस से मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आया, अब यहां पर ये चीज है, तो अब मैं इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं? This potential difference will accelerate all the electrons such that delta K is equal to 2 eV, है ना? है कि नहीं? So the new minimum kinetic energy will be old plus 2 and the new maximum kinetic energy will be the old plus 2. ये आपका नया रेंज हो जाएगा। समझ में आया? कैसे करा ये क्वेश्चन? Yes. ऑलराइट, सो ये एफबीएस वाले क्वेश्चन समझ में आए? अच्छा, अभी एफबीओ वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। बुकलेट में से ही एफबीओ के क्वेश्चन बता दो। एफबीओ के जो मैंने दिए थे उनमें से कोई डाउट है? 26 कौन सा बोला? बाकी मुझे सुना नहीं दिया। So 58. 58, all right. Sir, in 26th one, I am getting the answer, but when I take tangential speed, I am not getting the answer. But when I take speed of electrons as c, I am getting the answer correct. So I am not understanding why c is taken instead of v. ठीक, मैं एक बार करता हूँ पहले। लेट मी जस्ट क्विकली फिगर आउट दी अदर डाउट्स। और कोई डाउट है इसके अलावा एफबीओ में?
58 तो कैसा है ना, आप ये अपन ने क्लास में देखा था उसके सिमिलर ही है ना. एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स. हाउ कैन आई राइट एनर्जी ऑफ फोटोन? इट विल बी hc by lambda. What will be work function? That will be hc by lambda naught, and kinetic energy is equal to half mv square. Now you rearrange these. hc by lambda minus hc by lambda naught is equal to half mv square. Take hc common. तो ये कैसा हो जाएगा? lambda naught minus lambda upon lambda lambda naught is equal to half mv square. Take the 2 and m on the left hand side. So ये 2hc upon m. Lambda naught minus lambda upon lambda lambda naught is equal to v square हो जाएगा. तो v क्या आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 2hc by m lambda naught minus lambda upon lambda naught lambda. Right, now compare this with what is given in the question. Question में क्या दिया हुआ है? तो अब आप निकाल लोगे k क्या होगा? If you compare this with this, so can you see k is equal to c upon lambda lambda naught. ठीक है? Yes, sir. Thank you. All right. 26th question जो है ना, उसमें आप कह रहे हो कि आपका आंसर नहीं आ रहा है. सर आई एम गेटिंग द आंसर, बट जब मैं टेंजेंशियल स्पीड लेता हूँ तो आंसर नहीं आ रहा है, बट व्हेन आई टेक स्पीड एज स्पीड ऑफ लाइट आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर. नहीं 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 नहीं. Frequency is 1 upon time period and time period is 2 pi r upon v. I substitute the formula. V is 2.16 into 10 की power 6 into z by n. तो z रहेगा 1 and n रहेगा 2. ये मीटर पर सेकेंड में हो गया. And 2 into pi is 3.14. R कितना होता है? 0.529 into n square upon z. और ये एंगस्ट्रॉम में है. इसको मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना. इसको सॉल्व करने पे आपका करेक्ट आंसर आएगा. Sir, I used a bit different method. What method? I used energy in electron volt will be equal to 12,400 by wavelength, which is equal to energy in the orbit, which is minus 3.4. Then wavelength will be equal to 12,400. जो फॉर्मूला था वो तो फोटोन के लिए था ना, ये इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ी ना है. ये तो फोटोन का फॉर्मूला है. ठीक है? Yes, sir. All right. Any other question from the FBO section? ठीक है. देन और क्या था आपको डाउट? किस में था? डीपीपी में. Yes, sir. डीपीपी 13 में. Sir, question number 5. Question 5. क्वेश्चन 3rd. अच्छा वो 5. उससे रिलेटेड था ना, साइज ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड वाला. 3A. वो एक्चुअली देखो मैंने पढ़ाया नहीं है, वो आपको बाद में 12th क्लास में पढ़ाएंगे. ठीक है? देयर विल बी दिस सेक्शन इन फिजिक्स. ठीक है? 12th की एनसीईआरटी का मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे चिपका देता हूँ. ठीक है? ये फोकस करना है यहाँ पर. ये
अभी नहीं पढ़ा है मैंने क्योंकि ज़रूरत नहीं है। क्लास 12th में फिजिक्स में ये आएगा। देयर इज अ चैप्टर, जो चैप्टर का नाम ही न्यूक्लियस है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ न्यूक्लियस के ऊपर। वी आर मोर फोकस्ड ऑन व्हाट इज अराउंड द न्यूक्लियस। तो उसमें आप नोटिस करोगे तो ये साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में एक रिलेशनशिप है विच कम्स फ्रॉम द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स डन बाय रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेशंस करके रिलेशनशिप निकलता है। दैट इज व्हाट इज बीइंग यूज्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन डीपीपी 13 से? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 and 8। एक क्वेश्चन नंबर 5 में तो कैसा है? यहाँ पे आपको बोला जा रहा है assume 10 raised to the power of minus 17 joules of light energy is needed by this light. How many photons are needed to generate this energy? तो ये NhC by lambda से आ जाएगा ना? Sir, here I am stuck in calculation. नहीं, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो देखो, वो आप अभी स्टक हो क्योंकि आपको शायद इतना प्रैक्टिस नहीं है। क्यों प्रैक्टिस नहीं है? मे बी आपने कैलकुलेटर की आदत डाली हुई है, या मे बी आप IGCSE बोर्ड से हो जहाँ पे कैलकुलेटर यूज करवाते थे, राइट? और मे बी you are finding a bit of challenge in dealing with these calculations. But let me be very, very honest with you. I will not be able to teach that math to you because वो मैं expect करता हूँ कि calculation आपको आती है। अगर ये calculation करने में आप struggle कर रहे हो तो I am really, really sorry. Then you need to really rethink. अगर आपको तरीका आता है तो ठीक है, आपको टाइम लग रहा है ठीक है, बट आता तो है ना। मैं ये बेसिक मैथ थोड़ा सिखाऊंगा आपको, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, 10 की पावर कैसे एडजस्ट करते हैं। आई विल नॉट डू दैट। दैट इज समथिंग विच यू आर सपोज टू नो। आपको ये आना चाहिए। हाँ, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे यू विल बिकम बेटर एट इट, बट आई कांट गो अहेड एंड डू दिस कैलकुलेशन फॉर यू। मैं थोड़ा बैठ के आपके सामने स्टेप्स करता रहूंगा, कैसे मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं। अंडरस्टूड? Yes, sir. देन क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है। हाँ, so 8th is a good question. See, 8th is a good question. It requires you to इसमें बहुत सारे concepts involved है, so you need to visualize what is happening. I think इसके जैसा एक क्वेश्चन बुकलेट में भी था, FBS का क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर लाइंस पर था। कैसा रहेगा वो? यहां पर ऐसा हो रहा है दैट देयर इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है, वन मॉलिक्यूल, एंड हियर कम्स वन फोटोन which breaks this bond and creates two atoms. So based on what you have studied in photoelectric effect, can you see how energy will be used over here?
energy of photon will be used in two ways. One would be to break bond, and the remaining will be imparted as kinetic energy of the atoms. है कि नहीं? ये समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, even after understanding this, you also need to use the data. अब यहां पर 12400 अपॉन 6200 करने से क्या मिल जाएगा? एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन ईवी, है कि नहीं? ये मिलेगा ना? Yes, sir. अब जो बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, बिकॉज आई नीड बॉन्ड एनर्जी इन ईवी ऑफ सिंगल बॉन्ड, एंड मुझे जो दिया हुआ है, आई हैव बीन गिवन द डेटा दैट बॉन्ड एनर्जी इज 144 किलो जूल पर मोल, राइट? और आई कैन रीड दिस एज 144 इन, ठीक है, ये एक मोल के लिए दिया हुआ है. कैन आई गेट इट फॉर अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल मॉलिक्यूल? उसके लिए मुझे यहां पर ये हेल्प दे दिया दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल. ठीक है, सो सिंस 1 EV पर एटम या पर मॉलिक्यूल is equal to 96 kilojoule per mole, so I can use that over here. I can write this as 144 upon 96 EV per atom या per molecule, right? That should be the data that I substitute over here. ठीक है, so 12400 upon 6200 is equal to 144 upon 96 plus kinetic energy of atoms. किस यूनिट में आएगा kinetic energy of atoms? EV की यूनिट. So now you solve the value and then report that as the percentage of energy of photon. ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? It will be kinetic energy upon energy of photon into 100%. That is what your answer would be. That how much percentage is the kinetic energy of the energy of photon. ठीक है? Yes, sir. Thank you. So the ninth one. हाँ, नाइन्थ वन तो FBO के जैसा क्वेश्चन है ना. It is on the same lines that we did in the foundation builder objective. I think question 15 था, उसी लाइंस पर है. कैसा हो रहा है? यहाँ पर एक डाई है and then it emits some light. ठीक है, it absorbs a certain wavelength. ठीक है, and it emits certain wavelength. राइट, ये आपसे पूछा है absorb कितना होगा. ठीक है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? assuming that 50% of the absorbed energy absorbed and energy emitted के बीच में रिलेशन है, that 50% of energy absorbed is energy emitted, right? And यहाँ पर number of photons emitted Na है, यहाँ पर number of photons emitted Ne है, right? So 1/2
into Na into hc by lambda a should be equal to Ne into hc by lambda e, है कि नहीं? So you get lambda a is equal to lambda e into Na upon Ne upon 2, 5000 upon 2, and this ratio is given to you in the question, है कि नहीं? Yes, Yes. sir. The ratio of quanta emitted to quanta absorbed is 5:8, है ना? तो ये नीचे वाला 5 है, ऊपर वाला 8 है, तो आप इससे आंसर निकाल लोगे। समझ में आया? Yes, sir. Thank you. ठीक है। All right. So I think this should be a summary of the doubts that we had from the booklet and from the DPP. अभी वो जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था, आई एम श्योर उसके थोड़े से क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बट ठीक है, विल टेक केयर ऑफ इट इन द नेक्स्ट सेशन। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट DPP question number 6. डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 6 में भी डाउट है। वो तो आप सिंपली ऐसे सोच लो ना, एनर्जी कंजर्वेशन करना है तो hc by lambda absorbed will be equal to hc by lambda emitted plus hc by lambda emitted, जो दोनों फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, hc कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया? Okay, so yeah. कोई नहीं, ये देखो यहाँ पर एनर्जी अब्सॉर्ब इज एनर्जी एमिटेड, है ना? Yes, sir. ऐसा लिखा है ना क्वेश्चन में, अटेन्स द सेम एनर्जी लेवल, मतलब जो अब्सॉर्ब हुआ वही एमिट कर दिया। हाँ सर। तो hc, अब यहाँ पर एक फोटॉन है और यहाँ पर 2 फोटॉन्स है, अभी कर लोगे? Oh, okay, sir. Yeah, got it. Thank you. ठीक है, ऑल राइट देन, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करते हैं। प्लीज पुट एफर्ट्स इनटू द होमवर्क दैट आई हैव गिवन यू, वो आप वर्क करो so that we are able to discuss it at the opportune time. Chalo, thank you guys. Thank you, sir. Bye bye, take care.